नमस्कार, राधे राधे। आज हम सभी 26 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है? और जो हमारी शाम की जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने प्रथम महिलाएं कंप्लीट कर ली हैं, प्रथम पुरुष कंप्लीट कर लिए हैं, भारत में अन्य जो प्रथम है उनको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे जो बड़ा है, छोटा है, ऊँचा है, लंबा है, उसकी सीरीज चलेगी, ठीक है? तो जो है सीरीज वो चलने वाली है। तो आप सभी जिन जिन को लूसेंट पढ़ना है तो आप 7:30 बजे ध्यान से कल आज से ही मतलब लाइव आ जाएं, ठीक है? जो जो लोग अभी नए भी जुड़ रहे हैं, अभी मुझे सुन रहे हैं जिसने पहले वीडियो नहीं देखी कि ठीक है, अगर लूसेंट किसी को करना है तो आप आ सकते हैं। 7:30 बजे लाइव आएगी। चलिए, तो आज हम 26 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ें। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जहाँ आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते रहोगे, प्रयत्न करते रहोगे, तो स्वाभाविक सी बात है एक दिन समय ऐसा आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत बड़ी लॉजिक की बात नहीं है कि समय बदलता रहता है, एक जैसा तो रहता नहीं है ना समय। कि आज जैसा अगर मान लो कि आज का दिन हमारा बुरा गया, तो आज के दिन ये असफलता मिली है, कुछ हमारे साथ बुरा हो गया, कुछ हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है ये टिका नहीं रहना, ये स्थायी नहीं है। ये स्थायी नहीं है, आप इसको असफलता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेहनत के द्वारा कर सकते हैं, तो एक दिन सफल हो जाएँगे। और उस सफलता को भी आप ये मत समझिए कि स्थायी है, आपके हाथ से कभी भी कोई चीज़ जा सकती है। बस आपके हाथ में है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत और ऊपर वाले पे एक अटूट विश्वास, ठीक है? तो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, कभी दुखी नहीं होने देगा। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप उसके सहारे खड़े रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो निरंतर प्रयास करते रहिए, मंजिल तक आप पहुँचेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर। सही इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 25 दिसंबर। क्या है इसका आंसर? 25 दिसंबर। सुशासन दिवस जो है वो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है? कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं और हमने ये 2014 से स्टार्ट किया है। ये दिवस मनाना कब से शुरू किया है? 2014 से हमने इसको मनाना स्टार्ट कर दिया है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये जो हमारे अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है? उनकी याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को उनकी जयंती आती है, तो उनकी जयंती की याद में हम उनको मनाते हैं, उनको एक एक रूप से श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है? इसको मना के हम इस दिवस को उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। और सुशासन क्यों बोला है भाई? सुशासन इसलिए बोला है कि उनके शासनकाल में मतलब उनने जब भी एक बहुत अच्छे थे कवि थे, बहुत अच्छे राजनेता थे, ठीक है? और उनकी कविताएँ आप पढ़ोगे गूगल पे, इतनी अच्छी कविताएँ हैं, ठीक है? बहुत अच्छे राजनेता हैं, अच्छा भाषण देते थे। कि कहीं न कहीं उन्होंने ये बताया कि जो शासन है, उस पर अच्छा शासन कैसे होना चाहिए। मतलब जो हम अपना वोट डालते हैं, ठीक है, किसी को, तो वो हमारे ऊपर शासन करता है। तो वो शासन कैसा होना चाहिए? ऐसे ही नहीं कि हमने किसी को बना दिया और हाँ, ठीक है, बन गए तो अब हम राजा ही हैं। तो उनका जो शासन था, उनके बीच की कड़ी बताई थी कि जनता और शासन के बीच में कैसा व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अच्छा शासन होना चाहिए, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो उनकी याद में हमने सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, और ये हमने कब से मनाना शुरू किया था? 2014 से, ठीक है? 2014 से। इसीलिए कि देखो, वैसे तो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? वैसे हमने कविताएँ पढ़ी नहीं हैं, तो मैं आपके लिए जो एक बार अगर क्योंकि देखना, क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए। जैसे अभी आपको पता है भाई, मुझे तो देखिए उनकी कितनी प्यारी-प्यारी कविताएँ थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मैं मौका है तो आपको सुना दे रही, नहीं तो वैसे तो कोई देख के ही बताऊँगी मुझे। हाँ, दिल से निकाल दिल ही निकल जाएगा। सब्र कीजिए, यही टाइम होता है। वैसे हम किसी को पढ़ते नहीं हैं, पर इस दिन तो जैसे अब देख लिया है तो आज तो पढ़ना ज़रूरी। जैसे क्या है, देखो उनकी कविता है जो मैं क्या हार में क्या जीत में, की कविता है।
क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर ही मिला, यह भी सही वो भी सही। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। तो ये कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। मतलब ये कविताएं यार, मतलब अपने आप में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और मैं कविता सुनाना, अगर इंटरेस्ट तो नहीं, इंटरेस्ट है पर अब ये इतने अच्छे महान व्यक्तित्व ने लिखी हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आप अपने स्तर से पढ़िएगा, करता है कि मैं आपको ठीक है, आप पढ़िएगा। क्योंकि क्या है ना, इसलिए नहीं कह रही हूँ ये पढ़ने की, क्योंकि इन ये चीज़ें पढ़ने से ना आपको एक अलग अनुभव होगा कि इतने बड़े-बड़े महान जो लोग हैं, कुछ बोल के गए हैं, कुछ लिख के गए हैं, उनकी उन्होंने कितना टाइम दिया है उस चीज़ में। पढ़ो, इससे क्या है ना, आंतरिक विकास होगा आपका। इन चीज़ों को पढ़ने से आपका आंतरिक विकास होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। बताइए इसका आंसर क्या है। क्या पूछ रहा है, किस राज्य के, राज्य पूछा जा रहा है, किस राज्य के कैबिनेट ने यानी मंत्रिमंडल ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। पीडियाट्रिक मैं बताऊंगी, पीडियाट्रिक जो है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसका आंसर आप बताइए। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार है ने ये फैसला लिया है कि किसका, पीरियाट्रिक, पीरियाट्रिक यानी बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। वो सेंटर मतलब वहाँ एक सेंटर यानी एक हॉस्पिटल खुलेगा, ठीक है, वो सेंटर होगा पे जितने भी बच्चों की बीमारियां होती हैं, ठीक है, उसका इलाज किया जाएगा। बच्चों की जो बीमारियां हैं उसको अलग अलग स्पेशल, जो बीमारी अलग अलग होती है वो अलग अलग डॉक्टर से दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक स्पेशल जो है वो सेंटर खोला जा रहा है उपचार के लिए। बच्चों की बीमारी होती है उनके उपचार के लिए वो सेंटर खोला जा रहा है। और हम उन डॉक्टरों का जो सेंटर है, हम डॉक्टर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, पीरियाट्रिक। क्या, पीरियाट्रिक। चलिए ठीक है, तो ये किस्म खोला जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, ठीक है। चलिए, योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और एडीबी का औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौता हुआ है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 100 मिलियन डॉलर, 1500 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर और 250 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर। बताइए इसका क्या आंसर है। देखो क्या पूछा जा रहा है, भारत और एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एडीबी यानी एशियन डेवलप बैंक। क्या, एशियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है का औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है, मतलब इन दोनों का ऋण समझौता हुआ है, वो कितने का हुआ है भारत और एडीबी के बीच में। बताइए, ये आंसर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो क्या है, 250 मिलियन डॉलर। क्या, 250 मिलियन डॉलर। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये आप जानते ही हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, भारत। तो इन दोनों के जो औद्योगिक जो है वो एक गलियारा मतलब एक समझौता हो रहा है, ठीक है, एक समझौता हो रहा है। इससे क्या फायदा होगा और कितने का समझौता हो रहा है, हमने पढ़ लिया, 250 मिलियन डॉलर का ये समझौता हो रहा है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे औद्योगिक जो क्षेत्र है वो विकास विकास की तरफ जाएंगे। क्या जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे। जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग का जो भी, ठीक है, वो विकास की तरफ जाएगा और अर्थव्यवस्था भी उससे उन्नत होगी, ठीक है। इस समझौते से अर्थव्यवस्था भी उन्नत होगी, ठीक है। किसके किसके द्वारा, भारत और एडीबी, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये समझौता किया जा रहा है। 250 मिलियन डॉलर का ये समझौता है। इससे जो विकास होगा वो उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होगा और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए ये याद रखें। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में TIWUP ने किस देश को प्रशासनिक भागीदार बनाते हुए सेंट लूसिया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्रीलंका, इजराइल, भारत, अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या है।
चलिए बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या है ये बता दीजिए। देखिए ये जो है मैं इसके बारे में बताऊंगी। किस देश को प्रशासनिक भागीदारी बनाने हुए सेंट लॉरेंस, एक सेंट लूसिया जो एक प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है, वो किस देश में किया गया है ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसका क्या आंसर है, भारत। क्या आंसर है इसका, भारत। क्या आंसर है इसका, भारत। इसमें जो क्या है, ये कर का प्रशासन, कर यानी टैक्स, क्या है, टैक्स। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले। टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर विदाउट, विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। टैक्स इन इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। क्या है देखिए, आप पहले इसका मतलब समझ लीजिए, किस देश को प्रशासनिक, अब क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, आपने फुल फॉर्म लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आए। तो ने किस देश को प्रशासनिक भागीदारी बनाते हुए, इसमें प्रशासनिक जो भागीदारी हुई है वो किसकी हुई है, भारत की हुई है। और हमने फिर इसी भागीदारी के साथ हमने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है या योजना बनाई है, क्या नाम है उसका, सेंट लूसिया कार्यक्रम, ठीक है, सेंट लूसिया कार्यक्रम। अब देखिए ये क्यों भागीदारी बनाई गई हमारे भारत को। देखिए आप पढ़ रहे होंगे टैक्स, ठीक है, टैक्स से संबंधित ये चीजें। हमारे इधर जो कर व्यवस्था है, कर प्रशासन है हमारे भारत में, वो बहुत सराहनीय है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे देश की कर व्यवस्था की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत अच्छे स्तर पर कर व्यवस्था बनाई गई है। जो व्यवस्था है बहुत अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से ये हम टैक्स का जो वो करते हैं लेन देन, वो बहुत अच्छे तरीके से है। तो कहीं न कहीं इस कारण भारत का जो नाम टैक्स व्यवस्था में आता है, इस कारण इसी चीज़ में हमने इसको प्रशासनिक आधिकारिक दे दी है भारत को। और उसी के तहत हमने टैक्स से संबंधित एक हमने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, सेंट लूसिया, क्या, सेंट लूसिया। और हमने इसमें भागीदारी किसको बनाया है, प्रशासनिक भागीदारी किसको बनाया है, भारत को बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमआरएफ फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मार्को बेन जेसी, संदीप कुमार, चेतन सुरनेनी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। एमआरएफ, देखिए मद्रास जो सरकार है उसके द्वारा ये रेसलिंग के जो और रेसलिंग होती है ना, उसके मद्रास सरकार के द्वारा ये रेसलिंग कराई जाती है। मद्रास सरकार के द्वारा ये आयोजित होती है, ठीक है। जो बाइक में रेसलिंग करते हैं ना जो लोग, आपने देखा होगा बहुत स्पीड में चलती है, आसपास लोग खड़े होते हैं, स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, तो वो रेसलिंग कौन कराता है, ये वाली जो हम जिसकी बात चल रहे हैं, एमआरएफ मद्रास की, ठीक है। एमआरएफ इसका, इसकी जो मद्रास की एक कंपनी है, मद्रास रबड़ फैक्ट्री, ठीक है। मद्रास रबड़ फैक्ट्री, जो वो कार में जो टायर लगते हैं, इसी कंपनी के द्वारा उस टायर को दिया जाता है। उसका उस कार में जो टायर लगते हैं वो इस फैक्ट्री के द्वारा ही आते हैं, मद्रास रबड़ फैक्ट्री, ठीक है। और उसी के द्वारा कहीं ना कहीं उसका ही उन्नत रूप है, सब मिक्स है। सारी जो चीज़ें हैं ये मद्रास की, ये रबड़ कंपनी और जो टायर बना, मतलब एक संयुक्त रूप से हम मद्रास सरकार, थोड़ा थोड़ा सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप होता है। कहीं न कहीं ये फैक्ट्री ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस रेसलिंग को कराने में। तो कौन-सा फ़ॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है, इस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, उस रेसलिंग में कोई फर्स्ट आया था, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है क्या है, संदीप कुमार। क्या आंसर इसका, संदीप कुमार। क्या है, संदीप कुमार। तो ये जो है, ये खिताब किसने जीता है फ़ॉर्मूला 2000, वो जीता है संदीप कुमार। इसमें और भी खिताब होते हैं, 1600 वाला होता है, ठीक है? 1300 वाला होता है। तो जो 1000 वाला है वो किसने जीता है, संदीप कुमार। ये टॉप होता है, ठीक है। टॉप का 2000 जो होता है सबसे टॉप होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये किसने जीत लिया है, संदीप कुमार ने। और जो 1600 वाला हैगा वो जीता है चेतन सुनीनो नैनी, सुरनीनो नैनी, ठीक है। किसने जीता है, चेतन जी ने जीता है ये 1600 वाला। और जो 1300 वाला जीता है वो दिलजीत ने जीता है, ठीक है। कौन से व्यक्ति ने, दिलजीत ने, दिलजीत, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है, उनने 1300 वाला जीता है। टॉप पे तो रहे हैं संदीप कुमार। ये रेसलिंग की एक प्रतियोगिता है, मैंने आपको बता दी, ये मद्रास में संपन्न की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, नाथन लियोन, एडम जंपा,
रविंद्र जडेजा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में 500 से या उससे अधिक 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के आठवें आठवें गेंदबाज बन चुके हैं। वो कौन बन चुके हैं ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या है। ये इसका आंसर क्या है, नाथन लियोन। क्या नाम है, नाथन लियोन। ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के ये गेंदबाज हैं, ठीक है। क्रिकेट में ये गेंदबाजी करते हैं और ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। जब ये टेस्ट सीरीज चल रही थी किसकी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तभी इन्होंने ये 500 विकेट संपन्न किए अपने, ठीक है। और उन्होंने अपना खिताब हासिल कर लिया। कौन से, दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं ये ऐसे, कि जिन्होंने 500 से अधिक विकेट लिए हैं, ठीक है। अपने इतिहास में 500 से अधिक विकेट ले लिए हैं और ये 8वें ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं। इनका नाम क्या है, नाथन लियोन, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। लिख लीजिएगा आप आगे, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। वाचन एआई, ट्रांसलेट एआई, भाषीय एआई, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसका। देखिए क्या पूछा रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक मतलब, कहने का मतलब, जब वो भाषण दे रहे थे, तत्काल भाषण दे रहे थे, तो एआई, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, उन्हीं की आवाज़ में अलग अलग भाषाओं में चल रहा था। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे तत्काल वो भाषण दे रहे थे, उस टाइम वो अलग अलग भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ट्रांसलेट किया जा रहा था और वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसफर हो रहा था वो भाषण। तो अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा था। कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूछा गया, उसका नाम पूछा गया। तो इसका क्या आंसर है, इसका जो इसके ऑप्शन जो है, वाचन एआई, ट्रांसलेट एआई, भाषणी एआई, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है भाषणी एआई। क्या है इसका आंसर, भाषणी एआई। भाषणी एआई नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारा उत्तर प्रदेश में जब ये भाषण दे रहे थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में जब भाषण दे रहे थे, तो भाषिनी एआई द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उन्हें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। उसी समय, तत्काल जब भाषण दे रहे थे, उसी समय वो ट्रांसलेट किया गया। और वो, इसको कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषाई जो है उसको उन्नत कराना, कि हम बहुत बहुभाषीय लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं का संचार कर रहे हैं इसके माध्यम से। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, लद्दाख। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे। हमारे उपराष्ट्रपति का नाम सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए, जगदीप धनखड़। क्या नाम है, जगदीप धनखड़। किसका, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति हमारी नरेंद्र, सॉरी नरेंद्र कह रही हूँ, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री मोदी जी। उपराष्ट्रपति हमने अभी देख लिया, जगदीप धनखड़। चलिए, कहाँ अटल स्वास्थ्य मेला, अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जी ने। बताइए इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। कहाँ पर, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लिख लीजिए, लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर स्वास्थ्य मेले, अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति जी, जिनका नाम है जनदीप धनखड़, ठीक है। जनदीप धनखड़, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और वहाँ पर भी कहाँ पर, राजा जी, क्या, राजाजीपुरम, राजाजीपुरम एक जगह है लखनऊ में, वहां पर ये अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर के कितने किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। बताइए इसका आंसर क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन हैं आपके पास, ये हैं 402 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 601 किलोमीटर, 705 किलोमीटर। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, 402 किलोमीटर। क्या है इसका आंसर, 402 किलोमीटर, ठीक है। क्या है, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, जो ईस्टर्न डेडिकेट फील्ड कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर बनाया गया है, वो कितना लंबा है। ये कॉरिडोर का नाम क्या है, कॉरिडोर का नाम देखिए, ईस्टर्न डेडिकेट्स फेट कॉरिडोर, ठीक है। ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है देख लीजिए। ये जो उत्तर प्रदेश में, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है,
उपाध्याय जंक्शन से, जंक्शन से भाऊपुरम, ठीक है, भाऊपुरम, भाऊपुरम, भाऊपुरम तक ये क्या कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है, कॉरिडोर बना गया है जिसकी हमने किलोमीटर की ये लंबाई देख ली, ये कितना लंबा है, 204 किलोमीटर, ठीक है, 204 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, 204 ये किलोमीटर ये लंबा है। ये कहाँ पे बनाया गया, उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। इसका उद्घाटन किया कौन ने किया, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा किया गया। अब मुझे कमेंट में आप ये लोग ये बताएंगे, जब मैंने आपको ये नाम परिवर्तित जो मैंने सीरीज कराई थी, एक वीडियो बनाई थी मैंने, शॉर्ट ही वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें मैंने बताया था आपको दीनदयाल जो उपाध्याय हैं तो नया नाम है, इसके इसके पहले क्या नाम था, हमने कौन से नाम को चेंज करके हमने दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उसका नाम रख दिया। बताइए इस जंक्शन का नाम पहले क्या था, आप सभी मुझे कमेंट में करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसका पहले क्या नाम था, हमने फिर क्या कर दिया, क्या आप मुझे बताएंगे, मैंने उसमें भी बताया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। बताइए क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, 10%, 14%, 17%, 21%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, वित्तीय वर्ष जो 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष जो कर है वो प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत, मतलब जो कर हमने उत्पादित किया है, जो हमने कर हमने एकत्रित किया है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कौन से सत्र में, 2023-24 सत्र में कर की कितनी वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है वो है 17%, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, 17% की वृद्धि हुई है, कब, 23-24 सत्र में हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, अब कल का जो क्विज था, मतलब जो कल का क्विज था उसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए गिरिराज, उसका जो आंसर क्या था, गिरिराज क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको मैंने बोला था ना बेस्ड, ठीक है, से सॉफ्टवेयर बनाया गया, वही सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, गिरिराज। देखिए आप पूरा पढ़ते हैं, रेलवे ट्रैक पर हाथियों के एक्सीडेंट को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर गजराज, क्या नाम है इसका, गजराज, गजराज, गजराज इंस्टॉल करने की पहल शुरू की है, रेलवे ने ये की है, ठीक है, गजराज, और हमने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है, एक्सीडेंट जो रोकने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उसका नाम क्या है, गजराज, ठीक है, ये ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अब जो क्विज है वो क्विज देख लीजिए, अब आज जो आज का जो क्विज है वो देख लीजिए, सभी उसका आंसर देंगे। तो क्या इसका क्विज का क्या है, क्विज क्या है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, क्या पूछा जा रहा है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है, ये क्विज का आंसर आप सभी कमेंट में देंगे। आपको दो क्वेश्चनों का आंसर देना है, मैंने एक वो दीनदयाल वाला क्वेश्चन किया आपसे, एक वो और एक ये जल इतिहास वाला, ये क्वेश्चन आपको का आंसर आप सभी को देना है। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं, अभी शाम को लूसेंट की क्लास होगी, लेंगे 7:30 बजे लाइव, सभी आए, ठीक है, और फिर इस क्लास में तो हम करंट अफेयर की मिलते ही हैं। चलिए उसी के साथ राधे राधे।